नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम नेशनल सिक्योरिटी एक्ट या राष्ट्रीय सुरक्षा कानून या एनएसए के बारे में कानूनी जानकारी आपको देंगे। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट या राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एक ऐसा कानून है जिसके तहत किसी खास खतरे के चलते व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है। अगर प्रशासन को लगता है कि किसी शख्स की वजह से देश की सुरक्षा और सद्भाव को खतरा हो सकता है तो ऐसा होने से पहले ही उस शख्स को रासुका के तहत हिरासत में ले लिया जाता है। इस कानून को 1980 में देश की सुरक्षा के लिए सरकार को ज्यादा अधिकार देने के मकसद से बनाया गया था। इस कानून का इस्तेमाल पुलिस कमिश्नर, डीएम या फिर राज्य सरकार कर सकती है। अगर सरकार को लगे कि कोई व्यक्ति बिना किसी मतलब के देश में रह रहा है और उसे गिरफ्तार किए जाने की जरूरत है तो उसे भी गिरफ्तार किया जा सकता है। कुल मिलाकर ये कानून किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में या गिरफ्तार करने का अधिकार देता है। 1881 में ब्रिटिशर्स ने बंगाल रेगुलेशन 3 नाम का कानून बनाया था। इसमें घटना होने से पहले ही गिरफ्तारी की व्यवस्था थी। फिर 1919 में रॉलेट एक्ट लाया गया। इसमें ट्रायल की व्यवस्था तक नहीं थी, यानी जिसे हिरासत में लिया गया वो अदालत भी नहीं जा सकता। इसी कानून के विरोध में जलियांवाला बाग कांड हुआ था और ये तो खैर बुनियादी जानकारी थी। इस विषय पर तफसील से जानकारी देंगे आज के हमारे कानूनी विशेषज्ञ ऋषिपाल सिंह जी। ऋषिपाल जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। तो ऋषिपाल जी, आपको राष्ट्रीय सुरक्षा कानून या एनएसए से जुड़े हुए तमाम कानूनी पहलू को समझाएंगे। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून से जुड़ी कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं। 0120612793 पर कॉल करिए या फिर 0120612793 पर कॉल करिए। तो ऋषिपाल जी लगातार हमारे साथ जुड़ा हुआ है। ऋषिपाल जी, पहला और महत्वपूर्ण सवाल आपसे यही कि एनएसए क्यों लाया गया था? इसीलिए सबसे पहले एनएसए क्यों लाया गया से इम्पोर्टेंट सबसे पहले हमें समझना है कि एनएसए है क्या जी। एक राष्ट्रीय सुरक्षा जो कानून जो इसको हम राष्ट्रपति के बारे में और बहुत बार उसको पॉजिटिव तरीके से, नेगेटिव तरीके से उसके ऊपर बहुत बार डिबेट होती है, बहुत बार कहा जाता है कि कानून का विरोध किया जाता है। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा जो कानून है अपने आप में जो और सामान्य कानून है उनसे एक अलग कानून है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक प्रिवेंटिव मेजर्स के रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लिया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा जो कानून है, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित जो कानून बनाया गया है, इसके अंदर अगर ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति, अगर वो व्यक्ति देश में या राज्य के अंदर किसी भी शांति को भंग कर सकता है या कोई जो सप्लाई है उसको बाधित कर सकता है या किसी भी तरीके से वो सुरक्षा के पैमाने पर खरा नहीं उतरता, हाँ। तो 12 महीने के लिए बिना किसी मतलब जो केस चलाए उसको जेल में रखा जाता, उसको अपनी जो अभिरक्षा में रखा जाता। यही सबसे बड़ी बात है। इसी बात को जो ध्यान में रखते हो 1980 में आपको ध्यान होगा, आपको पता होगा कि जो उस समय की जो राजनीतिक परिस्थितियां थी, जो विशेष तौर पर 1984 जो हम देखते हैं जो सिख टूरिज्म जो था, टेररिज्म था, जो आतंकवाद था, वो किस तरीके से चरम पे था। वो आतंकवादी जो खालिस्तानी आतंकवादी उनका व्यवहार जिस तरह से चल रहा था, तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विशेष तौर पर उस समय के सिनेरियो के हिसाब से एक राष्ट्रीय सुरक्षा जो कानून है उसको लाया गया कि जिससे कि उस अधिनियम के हिसाब से पहले से ही अगर प्रशासन को लगता है कि ये व्यक्ति अपराध कर सकता है, ये व्यक्ति अपराध में भागीदारी हो सकता है, ये व्यक्ति जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, ये व्यक्ति जो सप्लाई करने वाली एजेंसियां उनकी सुरक्षा में उनकी जो तारतम्य है उसमें बाधा पहुंचा सकता है, उस सप्लाई चेन को तोड़ सकता है जिससे कि पूरी व्यवस्था खराब हो सकती है। तो ऐसी बातों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा जो कानून है उसको लाया गया और उन्हीं सारी बातों को जो राष्ट्र का जो हम बात करते हैं या नेशनल सिक्योरिटी वाले एक्ट की बात करते हैं वो राज्य स्तर पर भी है। हालांकि नेशनल सिक्योरिटी है लेकिन राज्य स्तर पर भी सरकार लागू कर सकती है और केंद्र स्तर के ऊपर भी इसको लागू किया जाता है। जी,
ठीक है सर, एनएसए या राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के 3 भाग कौन कौन से हैं? देखिए, इसमें जो 3 भाग जो मुख्यतः है, इसमें अगर विशेष रूप से अगर देखा जाए तो जो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका भाग होता है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार किस तरीके से एक अनुशंसा करके किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा जो कमेटी है जो उसके अंदर उसके ऊपर राष्ट्र को लागू कर सकती है। ये राष्ट्र को लागू करना ही अपने आप में जो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, उनके लिए एक ऐसा कानून, एक ऐसा हथियार है कि किसी भी व्यक्ति को बिना किसी ट्रायल के उसकी जो आजादी है, उसकी स्वतंत्रता है, उसको बाधित किया जा सकता है। तो सबसे बड़ा जो भाग इसमें होता है वो ये भाग होता है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो एक एडवाइजरी बोर्ड होता है, एडवाइजरी कमेटी होती है, 3 वीक के अंदर एडवाइजरी कमेटी के पास, जिसके अंदर 3 सदस्य होते हैं, आपको मालूम होगा, और 3 सदस्य जो है उनकी क्वालिफिकेशन जो है समझो हाई कोर्ट के जजेस के बराबर होती है। हाई कोर्ट के जजेस को उस पर अपॉइंट किया जाता है। उनके पास 3 वीक के अंदर अगर किसी पर राष्ट्र को लगाया जाता है तो राष्ट्रीय सुरक्षा जो राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है, उनको उस केस को वहां पे लेके जाना होता है और उनको प्रूव करना होता है कि ये व्यक्ति जो है ये इस पर राष्ट्र का लग सकता है और हमारे पास प्राइमा फेसाई ऐसे एविडेंसेस हैं कि ये हो सकता है। और वो कमेटी जो एडवाइजरी कमेटी है वो सरकार की अनुशंसा को रद्द भी कर सकती है और रद्द करने के बाद तुरंत जो है उस व्यक्ति को छोड़ने के आदेश हो सकते हैं। तो इसलिए सबसे बड़ा जो भाग है इससे इम्पोर्टेंट यही है कि एक तो जो कानून है वो एक प्रिवेंटिव मेजर्स की तरह है। ऐसा नहीं है किसी ने अपराध किया और अपराध करने के बाद अधिकांश जितने कानून है वो ये कहते हैं जब व्यक्ति अपराध करता है उसके बाद जो उसको अरेस्ट किया जाता है, लेकिन इसमें पहले से ही जो है प्रिवेंटिव मेजर्स में उसको लिया जा सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट भाग जो है वो जो एडवाइजरी बोर्ड का है, क्या एडवाइजरी बोर्ड के अंदर जब तक आपको उन अनुशंसा को नहीं लागू करा लेते और नहीं वहां से पास करा लेते तब तक आपके 3 वीक के बाद आपको करना ही पड़ेगा, 3 वीक के अंदर, और 3 वीक में नहीं होता तो लाजमी तौर पे उस जो सरकार है उसको उस व्यक्ति को छोड़ना पड़ता है और उससे संबंधित जो कानूनी जो रिट्स है वो लग सकती है। उन रिट के चलते उस व्यक्ति को छोड़ना पड़ सकता है और उस व्यक्ति अपने कानून सारे प्रावधानों का इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, किन अपराधों पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जा सकती है? जो राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित ऐसे अपराध जो राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित हो, जिसके अंदर राष्ट्रीय सुरक्षा जुड़ी हुई हो, या मान लीजिए कोई ऐसी राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित, या मान लीजिए कोई और एजुटेशन चल रहा है जिसके अंदर कुछ सप्लाई जो कोई किसी चीज सप्लाई करनी है या पुलिस वालों को आना है या और चीज है, उस किसी भी प्रोसेस को जिससे एक राष्ट्रीय सुरक्षा या सुरक्षा की भावना जुड़ी हो, उस प्रोसेस को किसी भी तरीके से, ऐसा नहीं है कि वो एक्टिवली कर रहा है, अगर पैसिवली भी कर रहा है तो भी उसको उन बातों को ध्यान में रखते हुए जो एडवाइजरी जो सरकार है वो उस व्यक्ति को राष्ट्र को कर सकती है। और उस व्यक्ति को अगर इवन बहुत सारे केस में ऐसा होता है, बहुत सारे केस में हुआ भी है कि एक व्यक्ति जो जेल में है, जो ऑलरेडी कस्टडी में है, कस्टडी में रहते हुए व्यक्ति के ऊपर भी राष्ट्र को लागू हो सकती है कि वो व्यक्ति जो राष्ट्र को अगर मान लो कस्टडी से बाहर आएगा तो फिर वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, राज्य सुरक्षा के लिए एक समस्या पैदा कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के ऊपर भी राष्ट्र को लग सकता है और वो सारे कानून जो है उस पर लागू हो सकते हैं। जी ठीक है, ये बताइए कि एनएसए एक्ट में सजा का क्या प्रावधान रहता है? देखिए, एनएसए के अंदर अगर मान लीजिए जो कोई व्यक्ति केवल एक प्रिवेंटिव मेजर्स में उसको 12 महीने के लिए रखा जा सकता है। अब वो प्रिवेंटिव मेजर्स के बाद हम जो सरकार है वो देखती है कि इसके अंदर वो व्यक्ति जो है वो किस तरीके, अधिकांशतः क्या होता है कि जब प्रिवेंटिव मेजर में रखा जाता है तो एक बहुत बड़ा अपराध जो सब्सटेंशियल लॉ का अपराध है, इसको हम बोलते हैं कॉन्स्पिरेसी, साजिश जो होती है, वो व्यक्ति किसी न किसी व्यक्ति के साथ मिलकर साजिश कर रहा होता है। तो जो साजिश होती है वो साजिश किस चीज की है? वो साजिश मान लीजिए कोई बहुत बड़ा अपराध करने की है, लोगों को मारने की है, आतंकवादी घटना करने की है, या कोई मान लीजिए रेलवे ट्रैक उड़ाने की है। तो जिस तरीके से जिस अपराध की साजिश में व्यक्ति शामिल होता है उसके हिसाब से जो अधिकतम सजा जो है इसमें 14 वर्ष तक की सजा इसमें हो सकती है और इवन लाइफ भी हो सकती है। अगर अपराध जो उसने जो साजिश कर रहा है वो साजिश किस अपराध के लिए है, उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए तय किया जाए। जी ये बताइए कि एनएसए में बेल के क्या प्रावधान रहते हैं?
देखिए एनएसए कानून को समझिए, एनएसए कानून जो है वो उस चीज की सबसे इम्पोर्टेंट, तो उसके अंदर जो प्रिवेंटिव मेजर्स है 12 महीने तक जो है उस एक व्यक्ति को उसके अंदर बिना किसी चार्जशीट के रखा जा सकता है जी। अगर एडवाइजरी बोर्ड के पास अगर वो व्यक्ति अपनी बात लेके जाता है और वो साबित करता है कि उसके ऊपर एनएसए नहीं लगता, उसने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे एनएसए लगता हो, तो ऐसे स्थिति में एडवाइजरी बोर्ड ही उसकी जो मतलब उसकी कस्टडी उसकी डिटेंशन है, उस डिटेंशन को निकालने के लिए आदेश दे सकती है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एज एडवाइजरी बोर्ड के पास जब व्यक्ति जाता है जिसके ऊपर वहां पर खुद ही उसको अपनी बातों को रखना होता है, उस बोर्ड के पास जाके अपनी वो सारी एविडेंसेस जो सरकार लेके आई है उन एविडेंसेस को बोर्ड प्रॉपरली देखता है कि हाँ ऐसे एविडेंसेस थे कि जहां पर बिना डिटेंशन के उस व्यक्ति को नहीं रोका जा सकता। अगर ऐसे नहीं है तब ऐसी स्थिति में जो है उस व्यक्ति की डिटेंशन को खत्म किया जा सकता है और उसके बाद देखा जा सकता है कि उसके बाद उस व्यक्ति ने किस किस तरीके से अपराध किए। तो बोर्ड की ही अनुशंसा होती है, उन अनुशंसाओं पर ही उस व्यक्ति का जो रासुका है वो सस्पेंड हो सकता है। ठीक है, ये तो आपने बता दिया कि बेल का क्या प्रावधान है। ये बताइए कि क्या एनएसए का निवारक निरोध कानून है और अगर है तो क्यों? मैं वही आपको जैसे हम बता रहे थे कि निवारक विरोध का मतलब है एक प्रिवेंटिव मेजर, यानी जब सरकार को चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, जब भी उनको लगता है कि कोई व्यक्ति किसी भी तरह का अपराध कर सकता है, कोई व्यक्ति आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे सकता है, कोई व्यक्ति रेल की पटरी उड़ा सकता है, कोई व्यक्ति बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन ऐसा कर सकता है जिससे कि राज्य की या देश की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो खतरे पड़ सकती है, कोई व्यक्ति किसी अपराधी के साथ मिलकर ऐसी साजिश कर सकता है जिससे देश की सुरक्षा बिल्कुल डायरेक्टली जो है प्रभावित हो सकती है, कोई व्यक्ति किसी सप्लाई चेन को, जैसे मान लीजिए कोई हथियार है जो सरकार को उनको सैनिकों को मिलने हैं या कोई ऐसी जो और सप्लाई चेन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है देश की सुरक्षा के लिए और सुचारू रूप से चलने के लिए, वो किसी भी तरह की अगर ऐसी बातों को अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार अपने अनुशंसा में लेती है और उस सबकी जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट तैयार करती है, तो उसके रिपोर्ट के आधार पर ही एक व्यक्ति पर रासुका लगता है। तो उस रिपोर्ट पे क्या होता है, उस व्यक्ति को उस 12 महीने के लिए उसको डिटेन किया जाता है, उसको रोका जाता है कि 12 महीने तक वो व्यक्ति बिना किसी प्रावधान के बाहर नहीं आ सकता। तो अपने आप में एक आप समझिए इसको अपराध को रोकने का, यानी वो अपराध ना कर सके उसको रोकने का प्रावधान है, इसलिए इसको प्रिवेंटिव मेजर या निरोधक कानून के रूप में इसको लाया जाता है और समझा जाता है। जी, अच्छा ये बताइए कि कौन एनएसए लागू कर सकता है, कौन कौन लागू कर सकता है? देखिए जैसे वैसे तो अगर कानून को हम पढ़ते, कानून है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा का मतलब केवल ये नहीं, केवल राष्ट्रीय सरकार ही एनएसए को लगा सकती है। राज्य सरकार को भी अधिकार होता है कि अगर कोई व्यक्ति लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो राज्य सरकार को भी आदेश अधिकार है कि एनएसए के प्रोविजंस को उस व्यक्ति पर लागू कर सकती है और वो न केवल नागरिक पर लागू होंगे, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो विदेशी नागरिक है वो भी अगर उस राज्य में आ गया है, देश में आ गया है और व्यक्ति और सरकार को लगता है कि ये व्यक्ति जो है इसके ऊपर एनएसए लगनी चाहिए, ऐसे सारे के सारे एविडेंसेस हैं जो साबित करते हैं कि इस व्यक्ति के ऊपर एनएसए लगनी चाहिए और व्यक्ति ने कहीं ना कहीं जो है जो सुरक्षा में ऐसी कार्रवाई करी है कि हाँ कोई सप्लाई चेन बाधित हो सकती है या ऐसे एविडेंसेस तैयार किए हैं या ऐसे कॉन्स्पिरेसी की है जिससे बहुत बड़ा कोई अपराध हो सकता है और न केवल एक व्यक्ति के खिलाफ बल्कि समाज के खिलाफ, राष्ट्र के खिलाफ, राज्य के खिलाफ हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो है उस व्यक्ति के खिलाफ राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही जो है अनुशंसा कर सकते हैं। ठीक है, ये बताइए कि एनएसए के खिलाफ अपील कैसे की जाती है और किस कोर्ट में अपील की जा सकती है? देखिए जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर एनएसए लगता है, जैसे मैंने आपको बताया सबसे पहले तो एडवाइजरी बोर्ड के पास जाया जाता है। एडवाइजरी बोर्ड भी आप समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कोई किसी कर्मचारियों का बोर्ड नहीं है, वो जहाँ पे 3 सदस्य जो होते हैं वो हाई कोर्ट के लेवल के अधिकार वो होते हैं और उनके पास जो है एनएसए की अनुशंसा के लिए जाया जाता है। और एडवाइजरी बोर्ड के पास सबसे पहले पास एक व्यक्ति के पास अधिकार होता है कि उस एडवाइजरी बोर्ड को संतुष्ट कर सकता है कि उसके ऊपर एनएसए नहीं लगता। और उसके बाद भी अगर मान लीजिए एडवाइजरी बोर्ड से आप संतुष्ट नहीं होते तो ऐसी स्थिति में जो है आप रिट जो प्रोविजन है, रिट प्रोविजन के अंदर हाई कोर्ट के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप जा सकते हैं और उस रिट प्रोविजन के अंदर ही
आपको वो सारे के सारे जो प्रावधान है, सारे के सारे जो आपको जो रिलीफ है वो मिल सकते हैं। क्योंकि उसके अंदर आपको ये बताना होता है कि जो एडवाइजरी बोर्ड है या सरकार है, जो जिस अनुशंसा के आधार पर उन्होंने किसी व्यक्ति के खिलाफ एनएसए लागू करने की बात की गई है, वो सारी अनुशंसाएं जो हैं वो जो है कमजोर हैं, या उन अनुशंसाओं से एनएसए नहीं लगता है, या जो जिस तरह के वो जो प्रिजम्पशंस कर रहे हैं उन प्रिजम्पशन में उस व्यक्ति के खिलाफ कोई ऐसा सबूत नहीं है कि जिससे उनको प्रिजम्पशन राइट हो। तो ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए वो बोर्ड के पास जाता है या रिट के माध्यम से आता है, और अगर कोर्ट को लगता है, किसी भी स्तर पर लगता है कि ये जो अनुशंसाएं हैं वो गलत आधार पर दी गई है, इवन उनको उनके अंदर जब अनुशंसा दी गई तो उनको देते वक्त जो है प्रॉपरली जो कानूनी जो जुडिशियल माइंड है उसका इस्तेमाल नहीं किया गया, और उनकी वो अनुशंसा कहीं ना कहीं एक भेदभाव रही, उनमें कहीं ना कहीं भेदपूर्ण थी, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट रिट जुडिशियल में उस अनुशंसा को रद्द कर सकता है और तुरंत उस व्यक्ति की रिहाई के आदेश दे। ठीक है, एनएसए में गिरफ्तार होने पर किन रिट का इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए, एनएसए में सबसे बड़ी जो रिट है आपने सुना होगा हैबस कॉर्पस की रिट होती है, जिसमें किसी भी व्यक्ति की एनएसए के अंदर, जैसे आपने आपको बताया कि एनएसए के अंदर किसी व्यक्ति को 12 महीने तक प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा सकता है, 12 महीने तक वो जेल से बाहर नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए उसके परिवार की तरफ से या उसकी तरफ से कोई रिट लगाई जाने की बात होती है कि वो उस व्यक्ति को सबसे पहले कोर्ट ये कहता है कि भाई आपकी डिटेंशन में सबसे पहले तो आप उसको हमारे सामने लेके आइए। तो हैबस कॉर्पस का रिट जो होती है सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि अगर किसी भी व्यक्ति को लगता है कि हैबस कि भाई एनएसए के नाम पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, वो पता नहीं जिंदा है नहीं है, उसकी स्थिति कैसी है, तो हैबस कॉर्पस की रिट जो है लगाई जा सकती है, सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा और भी रिट होती है जिसके अंदर उन अनुशंसाओं के आधार पर, जिन अनुशंसाओं को किया है उस अनुशंसाओं को कह सकते हैं कि भाई ये जो आपने रिकमेंडेशन दी है ये रिकमेंडेशन कम्प्लीटली बायस्ड है, गलत है या फॉल्स है, उस आधार के ऊपर भी आप उसको रिट को फाइल कर सकते हो कि जो रिकमेंडेशन दी गई है, जो कंसर्न अथॉरिटी ने रिकमेंडेशन दी है वो रॉन्ग है। तो दोनों तरीके की रिट जो है आप लगा सकते हैं। और अगर आप किसी व्यक्ति को ये लगता है कि हाँ भाई उसको पता ही नहीं है कि वो जिंदा है, मर गया है या उसकी क्या स्थिति है, तो हैबस कॉर्पस भी साथ में लगाई जाए। जी ठीक है। एनएसए में गिरफ्तार होने पर संवैधानिक अधिकारों का क्या होता है? संवैधानिक अधिकार जो हम प्रयोग करते हैं एनएसए में या किसी भी और भी प्रावधान में, तो संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग जो होता है वो रिट के माध्यम से। हम हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर विभिन्न जो रिट लगते हैं, रिट अपने आप में संवैधानिक उपचार रिट ही है। हम रिट के अंदर जब भी मान लीजिए हाई कोर्ट के अंदर हमारे जो मौलिक अधिकार या हमारे अन्य किसी भी अधिकार का हनन होता है और कोई अथॉरिटी अगर जो कार्रवाई कर रही है वो बायस रूप से कर रही है, कोई अथॉरिटी बिना किसी जुडिक्शन में कार्रवाई कर रही है, कोई अथॉरिटी पक्षपात रूप से कर रही है, कोई अथॉरिटी बिना किसी पावर के कर रही है, या किसी अथॉरिटी ने अपनी जुडिक्शन से बाहर जाए कोई फैसला कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में जो संवैधानिक उपचार होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि आप डायरेक्टली जरूरी नहीं आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएं, आपको पिटीशन दावा दाखिल करें, उसकी पिटीशन दाखिल हो और कई दिन में जवाब आए, तो ऐसी स्थिति में आप उन सबको बाईपास करके डायरेक्ट संवैधानिक जो उपचारों के लिए आप अपने कंसर्न हाई कोर्ट के अंदर आप जा सकते हैं, जहाँ पे अगर मान लो हैबस कॉर्पस की रिट लगती है तो नेचुरली डबल बेंच के अंदर लगती है, बाकी रिट जो होते हैं सिंगल बेंच लगती है। तो ऐसी स्थिति में जो हाई कोर्ट है अपनी रिट माध्यम से वो एडवाइजरी बोर्ड और जो अधिकारी है जिसने एनएसए लगाया है या एनएसए की अनुशंसा की है उनको रद्द कर सकती है या उनको मॉडिफाई कर सकती है और व्यक्ति को जो तुरंत रिलीज करने के आदेश दिए जाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ऋषिपाल जी, आपने बहुत ही विस्तार से एनएसए से जुड़ी हुई कानूनी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।